हेलो स्टूडेंट, तपोभूमि एकेडमी के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है यूजीसी नेट में पेपर फर्स्ट को हम देख रहे हैं। उसमें फिलहाल हमारी जो यूनिट चल रही है यूनिट फर्स्ट, जो कि शिक्षण अभिवृत्ति या टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है, उसको हम देख रहे हैं। और आज हमारा लेक्चर 10 है। इससे पहले 9 लेक्चर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि सिलेबस के बीच से कहीं कोई टॉपिक मिस हो रहा है। आज कैमरा नहीं है चूंकि क्योंकि कैमरा ठीक तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए फिलहाल हमारा जो फेस है आपको शो नहीं हो रहा है। तो इस लेक्चर में फिलहाल आप थोड़ा मैनेज कीजिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से जैसे ही कैमरा ठीक हो जाता है फिर उसी तरीके से क्लास लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम आपको YouTube पर ही यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं और उसके साथ नोट्स, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक भी उपलब्ध कराने वाले हैं। और साथ में इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वह आपको इसी टेलीग्राम चैनल तपोभूमि एकेडमी पर ही मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। याद रखिएगा स्टूडेंट, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि बगैर कॉपी पेन के काम नहीं हो सकता है। हम आपको नोट्स तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, लेकिन याद रखिए उस नोट्स में आपको कोई भी कहानियां, एग्जाम्पल नहीं ऐड मिलने वाले हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन जैसा आप सोच रहे हैं। इसलिए क्लास लीजिए और फिर उस नोट्स को पढ़िए, जब भी आप उसका सही तरीके से लाभ उठा सकते हैं। यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस लेक्चर के साथ उन नोट्स को पढ़ लिया, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से इंटरलिंक कर लिया, कनेक्ट कर लिया, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देखिए, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है शैक्षणिक प्रक्रिया को हम देखने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है वह चल रहा है शिक्षण की अवधारणा। तो इसको हमने देखा था पिछले लेक्चर में, इससे संबंधित एक डेफिनेशन हुई थी। लेकिन सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा होता है उसका 5 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर हम हमारे जो न्यू टॉपिक होते हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखे थे शिक्षण के उद्देश्य। इसमें आपको एक एग्जाम्पल भी नोट कराया गया था। वह एग्जाम्पल था एक आतंकवादी कैंप में शिक्षण या प्रशिक्षण ले रहे व्यक्ति या विद्यार्थी का और एक विद्यालय में पढ़ रहे स्टूडेंट का। दोनों के एग्जाम्पल के माध्यम से हमने शिक्षण के उद्देश्य को कनेक्ट करने की कोशिश की थी। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस लेक्चर को जरूर देखिए, ताकि आप यहाँ पर उसे कनेक्ट कर पाए। तो शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं। शिक्षण का उद्देश्य है, पहला विद्यार्थियों में वांछनीय परिवर्तन लाना, दूसरा है अभिवृत्ति में वांछनीय परिवर्तन लाना, तीसरा है आचरण एवं व्यवहार का विकास करना, 4 है सकारात्मक विश्वास विकसित करना, 5 है व्यक्ति को सामाजिक बनाना या फिर विद्यार्थियों को सामाजिक प्राणी बनाना, 6वां है समाज का कुशल एवं उत्तरदायी सदस्य बनाना, और 7वां है मानवीय मूल्यों का विकास करना। इसमें एक एग्जाम्पल हमने कनेक्ट किया था, एक विद्यार्थी जो कि एक आतंकवादी कैंप में प्रशिक्षण ले रहा है और एक विद्यार्थी जो कि विद्यालय में पढ़ रहा है। तो विद्यार्थी में वांछनीय परिवर्तन विद्यालय लाते हैं, ना कि आतंकवादी कैंप। अभिवृत्ति में वांछनीय परिवर्तन विद्यालय लाते हैं, ना कि आतंकवादी कैंप। उसी प्रकार आचरण व्यवहार हो या फिर सकारात्मक विश्वास विकसित करना हो, विद्यार्थियों को सामाजिक प्राणी बनाना हो या फिर समाज का एक कुशल एवं उत्तरदायी सदस्य बनाना हो, उसमें मानवीय मूल्यों, दया, करुणा और जो अहिंसा जैसे मूल्य हैं उनका विकास करना हो, तो उन सब में कहीं ना कहीं विद्यालय, समाज और परिवार की ही भूमिका होती है। आतंकवादी जो कैंप होते हैं वह इस तरीके के कोई काम नहीं करते हैं। वह तो केवल नफरत सिखाते हैं, वह हिंसा सिखाते हैं, वह बस इतना ही सिखाते हैं कि अगर आपसे कोई ज्यादा बोलता है तो जहां देखे बस निपटाते हुए चलो, ऐसी शिक्षा उनकी होती है। वह केवल मारकाट करना ही सिखाते हैं, हिंसा से ही उनका लेना देना होता है। और विद्यालय जो है हमें अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, इन सब मूल्यों को सिखाते हैं। तो चलिए शिक्षण के उद्देश्य हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिए, और बाकी पिछले लेक्चर में तो बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किए ही थे, तो उनको जरूर देख लीजिए जाके। फिर हमने देखी थी शिक्षण की अवधारणा। शिक्षण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति शिक्षक दूसरे व्यक्ति विद्यार्थी में कौशल, ज्ञान, मूल्यों और दृष्टिकोण का यहाँ जो मतलब बताया था, एटीट्यूड बताया था, ठीक है, दृष्टिकोण का संचारण करता है। तो शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलती है और बहुआयामी प्रक्रिया है।
क्योंकि कई अवस्थाओं या चरणों या फिर स्टेजेस में कंप्लीट होती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था भूस्खलन एवं आपदा प्रबंधन का। ज्ञान का कौशल कैसे करते हैं, शिक्षक उनको भूस्खलन के वैज्ञानिक कारण बताते हैं। कौशल कैसे विकसित होता है, वह भूस्खलन के जो क्षेत्र है उनकी जोनिंग करना सीख जाते हैं। और मूल्यों का संचारण कैसे होता है, शिक्षक होते हैं उन्हें बताते हैं कि जैसे ही भूस्खलन जैसी कोई आपदा आती है तो वहां पर आपको नैतिकता दिखाना है अपनी, और जो भी लोग उस आपदा में फंसे रहते हैं तो उनकी मदद करना है। और दृष्टिकोण का पॉजिटिव जो वे था वह बताया था शिक्षक ने। कौन सा वे बताया था कि अगर जो वहां पर आपदा आ रही है, मान लीजिए जो भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं, आप जानते हैं जो हिमालयास रीजन है, जो वेस्टर्न घाट है, वहां पर जो भूस्खलन जितनी आपदाएं आती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, तो शिक्षक उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर जितनी भी जो आपदाएं आ रही हैं उनके लिए केवल प्रकृति जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं मानव भी जिम्मेदार है। मानव ने जो अपनी खनन की गतिविधियां हैं, जो अब संरचनात्मक कार्य की हैं, उनकी वजह से भी भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं। तो देख लिया हमने, इस अवधारणा को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। यहाँ पर भी हमने पिछले लेक्चर में इसको एग्जाम्पल से कनेक्ट करके हर एक चीज को समझाने की कोशिश की थी। आज देखने वाले हम शैक्षणिक प्रक्रिया। शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जाता है। पहला प्रश्न है क्यों, दूसरा प्रश्न है क्या, और तीसरा प्रश्न है कैसे। क्यों का जो उत्तर है वह हमें दर्शन शास्त्र देता है, क्या का उत्तर हमें समाज शास्त्र देता है, और कैसे का उत्तर हमें मनोविज्ञान देता है। अभी एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, एक ही पेज में ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। क्यों, क्या और कैसे। नोट्स बनाते हुए चलना है स्टूडेंट, बार बार बोल रहे हैं, बगैर नोट्स के काम नहीं हो सकता है। जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ही लंबे समय तक आपको जो कंसेप्ट है याद रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं वह है आपकी एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं। क्यों का उत्तर, क्यों का उत्तर देता है हमें दर्शन शास्त्र। तो नोट कर लीजिए, बाकी हम बोलते जा रहे हैं, अगर राइटिंग समझ नहीं आती है तो बोल रहे हैं तो लिखते हुए चलिए। क्यों का उत्तर हमें देता है दर्शन शास्त्र, क्या का उत्तर हमें देता है समाज शास्त्र, क्या का उत्तर कौन देता है, समाज शास्त्र देता है, और कैसे का उत्तर हमें देता है मनोविज्ञान। तो इनको नोट कर लीजिए जल्दी से। कैसे का उत्तर देता है हमें मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र क्या करता है, दर्शन शास्त्र उद्देश्य या मूल्य तय करता है। दर्शन शास्त्र उद्देश्य, मूल्य या फिर आदर्श तय करता है। और समाज शास्त्र होता है वह हमें विषय वस्तु बताता है। समाज शास्त्र हमें विषय वस्तु बताता है, और जो मनोविज्ञान होता है वह हमें व्यवहारिक विधि प्रदान करता है। मनोविज्ञान हमें व्यवहारिक विधि प्रदान करता है। तो उम्मीद है इतना आपने नोट कर लिया होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, नोट कीजिए। क्यों का उत्तर हमें दर्शन शास्त्र में मिलता है। दर्शन शास्त्र हमें बताता है कि हमारे उद्देश्य क्या है, यह हमारे आदर्श और मूल्यों को तय करता है। उसके बाद क्या का उत्तर हमें देता है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र हमें विषय वस्तु बताता है, यह बताता है कि समाज की जरूरत क्या है, यह बताता है कि समाज की समस्याएं क्या हैं। उसके बाद है कैसे। कैसे का उत्तर हमें मनोविज्ञान देता है, और मनोविज्ञान हमें पढ़ाने की व्यवहारिक विधि का यूज करने का एक सही तरीका बताता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, वह है जल संरक्षण। किस प्रकार इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो वह आपको समझना है। नोट से बनाएंगे जब ही यह चीज बिल्कुल दिमाग में सटीक तरीके से बैठ जाएगी, फिर कभी भी भूलेंगे नहीं। इसी प्रकार नोट्स बनाते हुए चलिए। बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड करा ही दिया गया है। अगर इस नोट्स को A4 साइज के उस नोट्स से जो हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है, दोनों को कनेक्ट कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम हर एक अवधारणा को, कंसेप्ट को, डेफिनेशन को एग्जाम्पल और कहानियों के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कई जो अदर टॉपिक होते हैं वह भी लिंक होते जाते हैं। तो यहाँ देखा हमने, क्यों का उत्तर दर्शन शास्त्र देता है, यह तय करता है उद्देश्य, और क्या का उत्तर समाज शास्त्र देता है, समाज शास्त्र बताता है विषय वस्तु, और कहीं ना कहीं समाज की जरूरत क्या है यह समस्याएं भी बताता है। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान देता है, और यह हमें व्यवहारिक विधि प्रदान करता है। अब इसको स्कूल के पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में जल संरक्षण को शामिल करने के एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्यों का उत्तर दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र हमें बताता है कि मनुष्य और प्रकृति का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नोट कर देते हैं, फिर से नोट कर लीजिए।
दर्शन शास्त्र क्या बताता है कि मनुष्य और प्रकृति कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मनुष्य और जो प्रकृति है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद समाजशास्त्र, समाजशास्त्र यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगला जो पॉइंट है वह है समाजशास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र हमें किस प्रश्न का उत्तर देता है, क्या का उत्तर देता है, यह बताता है। ठीक है, जल संरक्षण वाले एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह बताता है कि पानी की समस्या कितनी बढ़ चुकी है, पानी की समस्या कितनी बढ़ चुकी है, इसको सही कर लीजिए, पानी की समस्या कितनी बढ़ चुकी है, भूजल स्तर कितना ज्यादा गिर रहा है, भूजल स्तर का गिरना, भूजल स्तर का गिरना। इसलिए जल संरक्षण वाला जो विषय है वह कहीं ना कहीं सिलेबस में ऐड किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं, आपने बहुत सारी रिपोर्ट भी पढ़ी होंगी जिनमें निरंतर यह आ रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ना कहीं हमारा जो जल संसाधन है वह खतरे में है और उसे संरक्षण की जरूरत है। इसलिए जो सरकारें हैं और जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है वह सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के सभी पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं जल संरक्षण को ऐड कर रहा है। जो जल वाला टॉपिक है उसको ऐड कर रहा है, जिससे विद्यार्थियों में जल के प्रति एक जागरूकता का अभाव हो, वह इसे बर्बाद ना करें और कहीं ना कहीं इसका संरक्षण करना भी सीखें। उसके बाद मनोविज्ञान, मनोविज्ञान हमें पढ़ाने की व्यवहारिक विधि प्रदान करता है। यह बताता है हमें कि छात्रों को सही उम्र के अनुसार किस प्रकार की जो शिक्षण विधि है उसके अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए, उसके अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब लाइव मॉडल से प्रभावी ढंग से उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करके वैज्ञानिक अन्वेषण द्वारा हर एक चीज सिखानी चाहिए, ताकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं लंबे समय तक वह चीज स्थायी रूप से रहे और कहीं ना कहीं जब भी ऐसी कोई समस्याएं उनके व्यवहारिक जीवन में आती हैं तो वह इन चीजों से सीखें और उन कठिन परिस्थितियों में जो समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान में इन सभी जो चीजें सीखी हुई हैं इनका भी यूज करें। तो हमने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा कि क्यों का उत्तर दर्शन शास्त्र देता है, क्या का उत्तर समाज शास्त्र देता है और कैसे का उत्तर मनोविज्ञान देता है। क्यों, ठीक है, क्यों मतलब दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र उद्देश्य, आदर्श या मूल्य तय करता है, समाज शास्त्र विषय वस्तु बताता है, यह बताता है कि समाज की जरूरत क्या है, कैसे का उत्तर हमें मनोविज्ञान देता है, मनोविज्ञान हमें एक व्यवहारिक विधि प्रदान करता है और इसको हमने जल संरक्षण के एग्जाम्पल के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की। अब अगली जो हमारी शिक्षण की अवधारणा है वह है रॉबर्ट गैने की। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि रॉबर्ट गैने ने अपनी शिक्षण की अवधारणा में निम्नलिखित में से किन तत्वों या घटकों का यूज किया है, या फिर इनकी अवधारणा किस प्रकार के जो कंसेप्ट हैं उनसे संबंधित हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जाकर देखिए और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, आखिर यह क्या कहते हैं। शिक्षण को ऐसी घटनाओं के समूह के रूप में माना जाता है जिन्हें अधिगम की आंतरिक प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। इसलिए शिक्षण उसके लिए बाह्य प्रक्रिया है, अतः शिक्षण में भाग लेने हेतु शिक्षार्थी को बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उनको नोट कर लीजिए कि अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया, यहाँ पर नोट कर लीजिए जल्दी से, अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया। उसके बाद शिक्षण उसके लिए क्या है, शिक्षण उसके लिए एक बाह्य प्रक्रिया है, शिक्षण उसके लिए एक बाह्य प्रक्रिया है। और उसके बाद शिक्षार्थी को बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अब इसको इस एग्जाम्पल में कनेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल यह लिखा हुआ है, इसके मुख्य बिंदु हमने लिख दिए हैं। अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया कैसे है, अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया ऐसे है, मान लीजिए कि दो छात्र हैं जो कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक का नाम है राकेश और एक का नाम है सोनिया। एक का नाम क्या है, राकेश, और दूसरे का नाम है, दूसरी जो गर्ल है उसका नाम है सोनिया। तो यह दोनों ही यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया ऐसे है कि दोनों ने जो कुछ भी पढ़ा वह उनके मस्तिष्क के भीतर ही है। इसमें सोचना, समझना, विचार करना सब कुछ उनके मस्तिष्क के भीतर ही चल रहा होता है। दोनों अपनी तैयारी कर रहे हैं,
भले ही दोनों एक ही विषय की तैयारी कर रहे हैं, एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब वह किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हर एक टॉपिक वैसा नहीं जाएगा जैसे अन्य विद्यार्थियों के दिमाग में जा रहा है। वह अपने तरीके से समझेंगे, अपने तरीके से विचार करेंगे, अपने तरीके से स्मृति में संचित करेंगे। इसलिए अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है, क्योंकि विचार करना, समझना, स्मृति में संचित करना सबके अपने अपने दिमाग में अलग अलग तरीके से होता है। शिक्षण उसके लिए एक बाह्य प्रक्रिया है। शिक्षण उसके लिए बाह्य प्रक्रिया कैसे है? मान लीजिए कि दोनों पढ़ते पढ़ते किसी टॉपिक पर अटक गए, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस टॉपिक को कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो फिर वह हमारा लेक्चर ओपन करते हैं यूट्यूब पर, हमारा लेक्चर देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर उसका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वह जो टॉपिक है उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं उन्होंने जो शिक्षक हैं उनकी मदद ली, इसलिए शिक्षण वहां पर वह प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह शिक्षक की मदद ले रहे हैं। उसके बाद बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता कैसे होती है? मान लीजिए राकेश तैयारी करते टाइम थोड़ा नेगेटिव हो गया, ऐसी कोई परिस्थितियां उसके आसपास उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके मन में नेगेटिव थॉट आने लगे, राकेश के मन में नेगेटिव थॉट आने लगे। और जो सोनिया है वह बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रही है, मतलब पूरी तरीके से पॉजिटिव है। तो अब इसको बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि राकेश के लाइफ में कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई जिसकी वजह से वह नेगेटिव हो रहा है और ऐसे में एग्जाम बहुत नजदीक होता है, लगभग 1 मंथ बचता है, तो उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऐसे में शिक्षक उसे बताते हैं कि राकेश ऐसी लापरवाही मत करो, तुमने साल भर मेहनत की है, अगर अच्छे से और पढ़ लोगे 1 महीने तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब वो है जो शिक्षक होते हैं राकेश को मोटिवेट करते हैं। ऐसे ही सोनिया तो पहले से ही बहुत अच्छा पढ़ रही थी, तो जो सर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वह सोनिया को बताते हैं कि सोनिया तुम बहुत अच्छा कर रही हो, टेस्ट में भी अच्छे नंबर ला रही हो, अगर तुम थोड़ा और एफर्ट डालो और अच्छे तरीके से अगर बार बार रिवीजन करो टॉपिक का तो कहीं ना कहीं तुम अच्छी रैंक भी ला सकती हो। तो यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वह दोनों को मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर जो शिक्षक क्या होते हैं, उन्हें बाह्य प्रेरणा दे रहे होते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इन मुख्य बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से समझा। फिर से रिपीट कर देते हैं। अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है, क्योंकि सोचना, समझना, विचार करना दोनों के मस्तिष्क के भीतर ही चल रहा है। दोनों जो भी पढ़ते हैं वो से अलग अलग तरीके से अपनी स्मृति में संचित करते हैं और अपने तरीके से फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। शिक्षण एक बाह्य प्रक्रिया है। कैसे? मान लीजिए वह किसी टॉपिक पर पढ़ते पढ़ते अटक गए, फिर उन्होंने हमारा लेक्चर देखा, नोट्स बनाए और फिर कहीं ना कहीं उनको वह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। उसके बाद बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसमें बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता कैसे होती है? मान लीजिए कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं हो रही, फिर शिक्षक ऐसे में उन्हें मोटिवेट करते हैं और फिर उनकी पढ़ाई फिर से अच्छे तरीके से चलने लगती है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको समझने की कोशिश की। अब अगली जो हमारी अवधारणा है वह है शिक्षण का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है स्टूडेंट। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की द्वारा इसका प्रतिपादन किया। सबसे पहले तो प्रतिपादन किसने किया अवधारणा का, तो उससे बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि कभी कभी जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देखिए, वहां पर ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। शिक्षण का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सोशियो कल्चर प्रोस्पेक्टिव देखने वाले हैं। प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की द्वारा किया गया। अब क्या कह रहे हैं, इनके पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षण एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में नई नई बातें सीखने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की क्या कहना चाहते हैं? वाइगोत्स्की कहना चाहते हैं शिक्षण कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कि बंद कमरे में होती है, बल्कि यह हमारे समाज, संस्कृति, यह हमारे समाज, संस्कृति, रीति रिवाजों, नोट करते चलिए, जो भी बोल रहे हैं हर एक चीज बिल्कुल नोट करना है। यह हमारे समाज, संस्कृति, रीति रिवाजों और आपसी अंतः क्रिया के बीच फलती फूलती है। आपसी अंतः क्रिया के बीच फलती फूलती है। इसी के माध्यम से एक व्यक्ति समाज में रहना और नई नई बातें सीखकर
खुद को ढालना सीखता है। तो फिर से एक बार और रिपीट कर रहे हैं, इसको साधारण शब्दों में बता रहे हैं, तो फिर से नोट कर लीजिए। शिक्षण एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में नई नई बातें सीखने में सक्षम बनाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहना चाहते हैं कि शिक्षण कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कि बंद कमरे में होती है, बल्कि यह हमारे समाज, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के बीच आपसी अंतः क्रिया के बीच फलती फूलती है। इसी के माध्यम से एक व्यक्ति समाज में रहना, नई नई बातें सीखकर खुद को ढालना सीखता है। अब इसको एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षक यहाँ पर क्या बनवाते हैं, ग्रुप बनवाते हैं। स्टूडेंट के ग्रुप बनाना, इसमें सामूहिक चर्चा करते हैं, वह समाज के नियमों को समझते हैं, फिर उनके बीच अंतः क्रिया होती है। तो इससे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है वह आप नोट कर लीजिए। इससे छात्र कहीं ना कहीं क्या सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं। छात्र टीम वर्क सीखते हैं, सहानुभूति सीखते हैं, समाज में प्रभावी ढंग से संवाद करने की जो कला है वह सीखते हैं। तो हम जो भी बोल रहे हैं नोट कर लीजिए। यह आपको लाइन बाय लाइन बिल्कुल अपने जो A4 साइज के नोट्स हैं उनमें देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ चीजें क्लास में ही बताई जा सकती हैं, एग्जाम्पल भी, कहानियां भी, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठना है। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी बताया गया था, यह कोई रिवीजन क्लास नहीं है। याद रखिए, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट दे रहे हैं आपको, करा रहे हैं यूट्यूब पर फ्री में, तो कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़िए और बेहतर तरीके से बार बार इसका रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और सहयोग करते हुए चलिए। लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसलिए नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कैसे यहाँ पर ग्रुप बनाए जाते हैं शिक्षक द्वारा, जिससे जो विद्यार्थी होते हैं सामूहिक चर्चा करते हैं, समाज के नियमों को और अंतः क्रिया को समझते हैं। उससे छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं वह टीम वर्क सीखते हैं, सहानुभूति और समाज में प्रभावी ढंग से जो संवाद करने की कला है वह भी सीख जाते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में कैसे है। ठीक है, पहले तो हमने देखा शिक्षण को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अब देख रहे हैं शिक्षण को सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में, कल्चरल। यहाँ पर जो विद्यार्थी होते हैं वह मूल्यों एवं परंपराओं का हस्तांतरण होता है। जानते हैं आप, जब जो विद्यार्थी होते हैं वह समाज से अंतः क्रिया करता है तो कहीं ना कहीं उस समाज में रहकर वह मूल्यों को सीखता है, लोक परंपराओं को सीखता है और हस्तांतरण भी होता ही है। और जब वह इतिहास का अध्ययन करता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं अपनी वह जो प्राचीन धरोहर है उसको जानता है, समझता है, उससे जुड़ता है और सीखता है कि किस प्रकार इसका हमें संरक्षण करना है। तो फिर से रिपीट कर देंगे एक बार, पहले आप थर्ड पॉइंट और देख लीजिए। नई नई बातें सीखने में सक्षम बनाना, यहाँ पर कैपेबिलिटी शामिल होती है। शिक्षण हमें नई नई बातें सिखाता है, रूढ़िवादिताओं को तोड़कर नए वैज्ञानिक और व्यवहारिक तथ्यों को अपनाने की अनुमति देता है। यह बदलती दुनिया के साथ खुद को ढालना और नए व्यवहारिक कौशल सीखने में हमारी मदद करता है। उम्मीद है आपको यह जो अवधारणा है एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो एक बार फिर से लेक्चर को देखिए, उम्मीद है समझ आ जाएगी। समझ कोई भी चीज जब आती है जब हम उसे नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, जब वह चीज आपके पास लिखी हुई रहेगी तो आप क्लास को सुनेंगे और सामने आपके पास नोट्स रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को जब कनेक्ट करेंगे तो वह जो डेफिनेशन है, जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में स्थायी रूप से भी बैठ जाएगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन आपको नोट करा रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिए। शिक्षण शिक्षण मनुष्य को केवल एक डिग्री धारी नहीं बनाता बल्कि उसे एक सामाजिक प्राणी और सांस्कृतिक संवाहक बनाता है।
है। तो उम्मीद है नोट कर ली होगी परिभाषा। देखिए, शिक्षण मनुष्य को केवल एक डिग्रीधारी नहीं बनाता है, बल्कि उसे एक सही कर लीजिए बल्कि उसे एक सामाजिक प्राणी और सांस्कृतिक संवाहक भी बनाता है। मतलब अपनी संस्कृति को वह जब एक दूसरे से शेयर करते हैं, जब अपनी समाज के बीच रहकर अपनी लोक परंपराओं को सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वह आने वाली पीढ़ियों को भी उन तक पहुंचाते हैं। इसलिए शिक्षण बहुत ही आवश्यक है। शिक्षण मनुष्य को एक बेहतर प्राणी बनाता है, एक सोचने समझने वाला, विचार करने वाला, एक चिंतनशील प्राणी बनाता है। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण जो हमारी अवधारणाएं थी वह देखी, और अगर ऐसी कोई अवधारणा है जो कि रह जाती है तो उसको कहीं ना कहीं, जैसे ही यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होगी तो उसके बाद एक लेक्चर हम ऐसा लेंगे जो हमारे टॉपिक हैं जो कि छूट जाते हैं अगर, तो फिर उनको हम उस लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। तो आप इन शिक्षण की अवधारणाओं को पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इनका रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बिल्कुल बनाते हुए चलिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पीड बहुत ज्यादा कम है तो इसे 1.5 करके भी आप जब सेकेंड बार देखेंगे तो इसका रिवीजन इसी प्रकार से कर लीजिएगा 1.5 करके। और अगर ऐसा लगता है पिक्चर क्वालिटी भी कम है तो उसे भी आप इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा और बेहतर तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल हमारे पास नोट्स प्रोवाइड करने का केवल एकमात्र यही रास्ता है। तो याद से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए और बेहतर तरीके से रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।